हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पॉलिटिकल साइंस की सीरीज में क्लास नंबर 4 करेंगे। इससे पहले हम 3 क्लास कर चुके हैं, जिसमें हमने भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा की, जिसके अंतर्गत हमने 1773 से लेकर 1947 तक के सभी चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ा और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन भी देखे। यदि आपने इससे पहले की 3 वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। आज हम संविधान सभा के निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे कि संविधान सभा का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले 1934 में M.N. रॉय के द्वारा एक औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन का विचार किया गया था। कैसे संविधान सभा का निर्माण होता है और संविधान सभा के द्वारा कैसे संविधान का विकास किया जाता है, कैसे संविधान का निर्माण किया जाता है और संविधान सभा में संविधान के निर्माण के लिए जो प्रमुख समितियां बनाई गई उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। यदि भारतीय संविधान सभा के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में स्वराज विधेयक में की गई थी। ये औपचारिक मांग नहीं थी, सिर्फ एक संविधान का हमारे लिए एक निर्माण होना चाहिए, उसके बारे में बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में ये बात कही थी। कब की? किसमें? स्वराज विधेयक में। उसके बाद 1916 में होम रूल लिंग आंदोलन चलाया गया, जिसमें घरेलू शासन के संचालन के लिए अंग्रेजों से मांग की गई कि हमारा जो देश का शासन है उसको चलाने के लिए हमें शक्ति दी जाए। 1916 में जो होम लिंग था आंदोलन था, ये दो व्यक्तियों के द्वारा चलाया गया। नंबर 1 बाल गंगाधर तिलक और नंबर 2 एनी बेसेंट। उसके बाद 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा और संविधान के निर्माण की मांग को एक जोरदार तरीके से उठाया। उसने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुकूल ही होना चाहिए। 1922 के बाद 1934 में पहली बार एक व्यक्तिगत औपचारिक मांग रखी गई 1934 में M.N. रॉय के द्वारा। जो M.N. रॉय था, ये कौन था? ये भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के एक अग्रणी नेता थे। उसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से भारत में संविधान सभा की मांग उठाई। उसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषणा की गई कि भारत के संविधान का निर्माण एक वैश्विक मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। वैश्विक मताधिकार का मतलब जो वयस्क हो चुके हैं, जिसकी एज 18 साल से ऊपर है। आज के समय वैश्विक मताधिकार किसको दिया गया है? जिसकी उम्र 18 साल से अधिक है। यानी कि वैश्विक मताधिकार के अधिकार आधार पर सबसे पहले मांग किसने उठाई? जवाहरलाल नेहरू ने। उसने कहा कि संविधान निर्माण में या संविधान सभा के निर्माण में किसी भी बाहरी शक्ति का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। 1940 में अगस्त प्रस्ताव पेश किया जाता है, जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार इस मांग को स्वीकार कर लेती है। उसके बाद 1942 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा कैबिनेट मंत्री थे एक स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत के संविधान निर्माण के लिए एक प्रारूप प्रस्ताव दिया जाता है और कहा जाता है कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड का साथ दे और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत संविधान सभा का निर्माण कर सकता है। लेकिन इसकी मांग को मुस्लिम लीग ने इसकी मांग को नहीं माना और इसको ठुकरा दिया। हमारे जो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसने भी इसका समर्थन नहीं किया और इसको पूर्णतः खारिज कर दिया। उसके बाद आता है 1946 में कैबिनेट मिशन। जो कैबिनेट मिशन आता है 1946 में आता है, इस जुलाई 1946 में क्यों आता है? भारतीय संविधान के गठन के बारे में चर्चा करने के लिए आता है कि भारतीय जो सभा है उसका गठन किया जाए।
जो कैबिनेट मिशन है इसके अंतर्गत 3 सदस्य आते हैं ब्रिटिश से। नंबर 1 पेंथिक्लोरिस, नंबर 2 स्टेफोर्ड क्रिप्स और नंबर 3 AB अलेक्जेंडर। कौन कौन से आते हैं गाइस, याद रखना, ये एग्जाम में आता है कि इसके सदस्य कौन कौन से थे। 3 सदस्य थे, पेंथिक्लोरिस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर। इसके द्वारा संविधान सभा के कुल सदस्यों की गिनती की गई। जो गिनती की गई ये किस आधार पर की गई थी, ये गिनती की गई थी जनसंख्या के आधार पर, यानी कि 10 लाख पर एक सीट रिजर्व की गई थी, यानी कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य यानी कि एक सीट होगी। टोटल सीट कितनी थी, 389, जिनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत की थी और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधियों की थी। इन 296 से 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे, यानी कि जिन प्रांतों पर ब्रिटिश का अधिकार था उनके लिए 292 सीटों के प्रतिनिधि थे। और चार थी चीफ कमिश्नरी। जो चीफ कमिश्नरी थी ये आज के समय में जैसे हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरी है यानी कि यूनियन संघ है, ऐसे ही उस समय 4 चीफ कमिश्नरी थी और 93 देशी रियासतें थी। 4 जो चीफ कमिश्नरी थी ये कौन कौन सी थी, एक दिल्ली थी, दूसरी कुर्ग यानी जो कर्नाटक में है, तीसरी अजमेर मेरवाड़ा और चौथी थी ब्रिटिश बलूचिस्तान जो अब पाक में है। कौन कौन सी थी आप याद रख सकते हैं। नंबर 1 थी दिल्ली, नंबर 1 क्या थी, दिल्ली थी, दूसरी थी कुर्ग, तीसरी अजमेर मेरवाड़ा और चौथी थी बलूचिस्तान। दिल्ली, कुर्ग जो कर्नाटक में है, अजमेर मेरवाड़ा और ब्रिटिश बलूचिस्तान। इसी के आधार पर अंतरिम सरकार का भी गठन किया जाता है 1946 में। लेकिन जो ये संविधान सभा का निर्माण होता है इसमें मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट नहीं करती। इस समय जो संविधान सभा का निर्माण होता है इसकी पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि जो संविधान सभा है हमारी इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। संविधान सभा की इस दिन पहली बैठक होती है। इस समय डिसीजन लेना होता है कि किसी भी सभा को चलाने के लिए एक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। उस समय सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सच्चादीन सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य यानी कि अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, लेकिन मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। उसके बाद 9 दिसंबर के बाद 10 दिसंबर को आराम करते हैं और 11 दिसंबर को दोबारा बैठक करते हैं, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है और उसके बाद एक दिन दोबारा फिर आराम करते हैं और तीसरा दिन बैठक करते हैं इस 13 दिसंबर 1946 को, यानी कि पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर, एक दिन रेस्ट होता है। उसके बाद 10 दिसंबर को रेस्ट होता है और 11 दिसंबर को अगली बैठक होती है। 11 के बाद 12 तारीख को आराम होता है और उसके बाद 13 दिसंबर को बैठक होती है, यानी कि 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इसके साथ ही संविधान बनाने की कार्रवाई स्टार्ट हुई। आगे है, हमने अभी पढ़ा कि 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। इसी प्रकार जिस दिन स्थायी अध्यक्ष चुना गया था इसके साथ साथ 2 स्थायी अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष भी चुने गए थे। कौन कौन से थे, एक थे HC मुखर्जी और दूसरे थे VT कृष्णामाचार्य, यानी कि संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। कौन कौन से, HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचार्य। यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष होते थे और एक अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष कौन था, राजेंद्र प्रसाद, जबकि अस्थायी अध्यक्ष कौन था, सच्चानंद सिन्हा।
2 उपाध्यक्ष थे, HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी। संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को और 14 अगस्त 1947 को भारत के प्रभुत्व के लिए संप्रभु संविधान सभा के रूप में पुनः एकत्रित हुई। 14 अगस्त से अगस्त प्रस्ताव के साथ ही संविधान सभा ने संविधान का निर्माण स्टार्ट कर दिया। संविधान सभा के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया। कुछ समितियां बनाई गई जो संविधान के लिए बनाई गई थी। कौन कौन सी थी? सबसे पहले थी संचालन समिति, यानी कि संविधान सभा को चलाने के लिए, उसका संचालन करने के लिए एक समिति की आवश्यकता हुई, जिसे कहा गया संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? जो संविधान सभा के अध्यक्ष होंगे, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद प्रारूप समिति का गठन किया गया। जो प्रारूप समिति थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो प्रारूप समिति थी, ये इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। इसके सदस्य कितने थे? इसमें 7 सदस्य थे। क्वेश्चन आता है कि जो प्रारूप समिति थी, इसके कितने सदस्य थे? तो इसके सदस्य कितने थे? 7 सदस्य थे। कौन कौन से? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कौन सा था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। सेकंड थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरे थे N. गोपाल स्वामी अय्यर। कौन थे? N. गोपाल स्वामी अय्यर। फोर्थ थे कन्हैया लाल मणिक्याल मुंशी, यानी कि KM मुंशी। KM मुंशी, कन्हैया लाल मणिक्याल मुंशी। 5 थे N. माधवराव। जो M. माधवराव थे, ये BL मित्तर के स्थान पर आए थे। BL मित्तर पहले प्रारूप समिति के सदस्य चुने गए थे, लेकिन स्वास्थ्य के कारण, यानी कि इनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है और ये रिजाइन दे देते हैं। फिर इसकी जगह पर आते हैं N. माधवराज। उसके बाद छठे थे TT कृष्णामाचारी। TT कृष्णामाचारी ये DP खेतान के स्थान पर आए थे। किसके स्थान पर आए थे? DP खेतान के स्थान पर कौन आए थे? TT कृष्णामाचारी। उसके बाद आता है नंबर 7 पे मोहम्मद सादुल्लाह। कौन आता है? मोहम्मद सादुल्लाह। यानी कि जो प्रारूप समिति थी, इसके 7 सदस्य थे B.R. अम्बेडकर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, थर्ड थे N. गोपाल स्वामी अय्यर, फोर्थ थे KM मुंशी, 5 थे N. माधवराज जो कि BL मित्तल के स्थान पर आए थे, छठे थे TT कृष्णामाचारी जो कि DP खेतान के स्थान पर आए थे, और 7वें थे मोहम्मद सादुल्लाह। यदि पूछा जाए कि प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई, यानी कि इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या उनसी थी? प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सर वल्लभ भाई पटेल, यानी कि प्रांतीय इसीलिए इसको एकीकरण का जनक भी किसको कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यानी कि जितने भी प्रांत थे, उनको सभी को इकट्ठा किया। किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से हुआ, और इससे प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद थी संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय ध्वज समिति। राष्ट्रीय ध्वज जो समिति थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। गाइस, वैसे तो काफ़ी सारी समितियां हमारी संविधान सभा में संविधान के लिए बनी, लेकिन 4 से 5 समितियां ही हैं जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। इसमें आ सकता है कि संविधान सभा में कितनी महिलाओं ने भाग लिया, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एक, यानी कि संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15, जिनमें से संविधान सभा जो संविधान पर हस्ताक्षर किया उनमें कितने ने किया था? 8 पे। यानी कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी जिन्होंने भाग लिया संविधान सभा में? 15, और जिसने संविधान पर हस्ताक्षर किए वो कितनी थी? 8। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, उसके बाद आते 3 जून की घोषणा।
3 जून की जो घोषणा आती है ये कब की जाती है? 3 जून को माउंटबेटन के द्वारा 3 जून की घोषणा तैयार की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? माउंटबेटन के द्वारा। 3 जून 1947 को यह घोषणा की गई कि भारत का बंटवारा होगा। इससे पहले हम देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है। क्या आता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसमें हमने इसके बारे में चार्टर एक्ट में इसकी चर्चा की थी, लेकिन अलग से कुछ पॉइंट थे जो हमने इस समय हमें बताना जरूरी था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में सबसे पहले संविधान सभा को पूर्णतः एक संप्रभु निकाय बनाया गया, यानी कि संविधान सभा ही एक संप्रभु निकाय था और संविधान सभा को 2 अलग अलग कार्य सौंपे गए थे। संविधान सभा के 2 कार्य क्या थे? जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के अनुरूप होती थी, यानी कि संविधान के निर्माण के लिए होती थी, तो इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते थे। कौन करते थे? राजेंद्र प्रसाद करते थे। जब संविधान सभा संविधान का निर्माण करती थी, उस समय जो इसके अध्यक्ष होते थे वो होते थे राजेंद्र प्रसाद। कौन होते थे? राजेंद्र प्रसाद। और जब ये सभा विधायिका के रूप में कार्य करती थी, यानी कि संविधान सभा के 2 कार्य थे। एक तो संविधान का निर्माण करना, जिसके लिए ही संविधान सभा का गठन किया गया था। उसके बाद संविधान सभा का दूसरा कार्य था कि जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता, विधायिका के रूप में कार्य करना। जब यह विधायिका के रूप में कार्य करती थी, तो इसके अध्यक्ष होते थे जीवी मालवणकर। कौन होते थे? जीवी मालवणकर। याद रखना गाइस, संविधान के निर्माण के समय जब बैठक होती थी तो इसके अध्यक्ष होते थे राजेंद्र प्रसाद, और जब यह वे संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करती थी, उस समय इसके अध्यक्ष जीवी मालवणकर होते थे। मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय विधान सभा से अलग हो ही चुके थे। इसकी वजह से ही 1946 में जो माउंटबेटन योजना आती है, उसने 389 सदस्यों के बजाय अब क्या रह गए थे? 299 सदस्य ही बच पाए थे। क्यों? क्योंकि इस समय जो सदस्य थे, टोटल कितने थे उस समय? 389 थे, जो किसकी सिफारिश पे लागू की गई थी? कैबिनेट मिशन के द्वारा। अब 389 में से मुस्लिम लीग अलग हो जाती है, तो उसमें जो भारत में सदस्य रहते हैं, टोटल 299 सदस्य रहते हैं, जिनमें से 229 सदस्य भारतीय सदस्य थे, भारतीय प्रांत के सदस्य थे। अब ब्रिटिश प्रांत नहीं कहेंगे, अब ये थे भारतीय प्रांत के सदस्य थे, और 70 क्या थे? देशी रियायतों के सदस्य। कुल कितने थे पहले? 389, जिनमें से 296 ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांतों में भी अलग से 296 से 292 ब्रिटिश प्रांत, और 4 चीफ कमिश्नरी, और 93 क्या थे? देशी रियासतें थी। विभाजन के बाद मुस्लिम लीग अलग हो जाती है और कुछ देशी रियासतें भी पाकिस्तान में चली जाती है। अब टोटल जो संख्या रही वो हो चुकी थी 299। 299 में से 229 प्रांतीय सदस्य थे और 70 देशी रियासतों के सदस्य थे। दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। यानी कि टोटल जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय टोटल 64 देशों का दौरा किया गया और 64 देशों के संविधान को खंगाला गया। उसके बाद ही भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हो चुका था और इसे सिर्फ संविधान सभा द्वारा अब पारित कर दिया गया था। पारित कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। कंप्लीट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था और जब ये पारित किया, संविधान लागू हुआ, कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर को हमारा संविधान सभा द्वारा संविधान पारित कर दिया गया था, इसलिए ही 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। यानी 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू कर दिया गया
और भारत एक गणतंत्र देश बन गया। संविधान निर्माण में कुछ कार्य हुए, उसके बारे में देखते हैं। संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। टोटल समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान के प्रारूप में कुल 114 दिन तक बहसें हुई। संविधान के निर्माण पर कुल खर्च लगभग 64 लाख रुपए खर्च आया। कितना आया? 64 लाख रुपए लगभग खर्च आया। जब संविधान बना तो इसमें कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। यानी कि क्वेश्चन आ सकता है कि मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? 22 भाग थे। अनुच्छेद कितने? 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अनुच्छेद कितने हैं? लगभग 470 के आसपास हमारे अनुच्छेद हो चुके हैं। वैसे संख्या यदि देखा जाए तो अनुच्छेद 395 ही है, लेकिन उसके अंदर जैसे कि बाग 9 में बाग क ख ऐसे जोड़ा गया, और अनुच्छेद में भी बाग 21A 21B 21C ऐसे जोड़ा गया। तो ये टोटल यदि अनुच्छेद देखे जाए तो 470 के आसपास है। लेकिन जो मूल संविधान में थे कितने? 395 थे। बाग कितने हैं? 22 और अनुसूचियां अब कितनी हो चुकी हैं? 12। पहले कितनी थी? 8। संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन संविधान सभा की लास्ट बैठक हुई। यानी कि संविधान सभा की अंतिम जो बैठक थी उसी दिन 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया, और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया गया। जिस दिन हमारा संविधान पारित किया गया उसी दिन राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। अब देखते हैं हम स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। जो भी इम्पोर्टेंट है उनके बारे में चर्चा करेंगे। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। कौन थे? पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। मोहम्मद अब्दुल कलाम, ये कौन थे? शिक्षा मंत्री। यानी कि पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद। रेलवे मंत्री जॉन मथाई। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, और रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी, और वित्त मंत्री कौन थे? R.K. षणमुखम शेट्टी। जो वल्लभ भाई पटेल थे ये गृह मंत्री के साथ साथ सूचना व प्रसारण मंत्री भी थे, और राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई जैसे कि हमने देखा रेलवे और परिवहन मंत्री थे। अंबेडकर, जो हमारे B.R. अम्बेडकर साहब थे, ये विधि मंत्री थे। रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। संचार मंत्री रवि अहमद किदवाई थे। उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनके नाम से कलकत्ता पोर्ट का नाम भी रखा गया है, उसी के नाम, वो कौन थे? हमारे पहले उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। और V.N. गॉडगिल कौन थे? ये खान और ऊर्जा मंत्री थे। गाइस दोबारा से एक बार रिकॉल करना, जवाहरलाल नेहरू थे, वो कौन थे? हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। विदेशी मामलों के मंत्री और राष्ट्रमंडल मंत्री हमारे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और राज्यों के मामलों के लिए जो मंत्री बने वो कौन थे? सर वल्लभ भाई पटेल। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद। रेलवे एवं परिवहन मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई। विधि मंत्री B.R. अम्बेडकर। श्रम मंत्री जगजीवन राम। रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह। स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। गाइस ध्यान रखना,
स्वतंत्र भारत का पहले मंत्रिमंडल में एकमात्र लेडीज कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। यानी कि पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। वाणिज्य मंत्री CH भाभा, संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवाई, वित्त मंत्री RK षणमुखम शेट्टी, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, खान एवं ऊर्जा मंत्री VN गॉडगिल। ये था हमारा स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। इसमें सभी जेंट्स हैं, सिर्फ एक ही लेडीज थी। स्वतंत्र भारत के जो मंत्रिमंडल थे उसमें एकमात्र लेडीज कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर थी जो एकमात्र लेडीज थी। कौन थी ये? स्वास्थ्य मंत्री। बाकी सभी क्या थे? जेंट्स थे। गाइज, ये थी आज की हमारी वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।